द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ इमर्स ऑनलाइन क्लासेस। तो जैसे कि आप जानते हैं कि हम लोग जो है आपका चैप्टर 6 क्लास 10 बिहार बोर्ड मैथमेटिक्स बुक एनसीईआरटी में हम लोग काम कर रहे हैं क्या, आपका त्रिभुज के बारे में। यानी त्रिभुज में हम लोगों ने पहले वाले वीडियो में ये हमने जाना था कि आपका त्रिभुज होता क्या है, ठीक है, त्रिभुज की कितने पद होते हैं, यानी शीर्ष क्या होता है, कोण क्या होता है, आपका भुजा क्या होता है, शीर्ष क्या होता है, शीर्षलंब क्या होता है, मालिका क्या होती है, गुरुत्व केंद्र क्या होता है, उनको हम कैसे पहचानते हैं, कैसे बताते हैं, नाम क्या होता है, उनका फीचर क्या है, मतलब इन सारी चीज़ों को जो है ना पहले पार्ट वाले वीडियो में हमने खत्म कर लिया था। दूसरे पार्ट वाले वीडियो में हमने ये देखा था कि अगर दो समांतर रेखा खींच दिया जाए और उसमें एक तिर्यक रेखा हो जाए तो उसमें 8 प्रकार के 8 जो है ना आपके 8 कोण बनते हैं और उस 8 कोण में जो है बहुत तरह के एंगल बनते हैं, जैसे आपका संगत कोण, आपका शीर्षाभिमुख कोण जिसको हम सम्मुख कोण कहते हैं, आपका क्या बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल, यानी आपका हाँ ठीक है शीर्षाभिमुख कोण या आपका क्या बोलते हैं सम्मुख कोण कहते हैं। उसके बाद क्या होता है अंतर एकांतर कोण होता है, बाह्य एकांतर कोण होता है, सह अंतर कोण होता है, सह बाह्य कोण होता है। इन सारी चीजों को जो है ना हमने सेकंड पार्ट में वीडियो में हमने खत्म किया था हुआ था। उसके बाद हम लोगों ने जाना था क्या आपका बहिष्कोण क्या होता है, आपका रैखिक युग्म क्या होता है, इन सारी चीजों को हमने देखा था। उसके बाद थर्ड पार्ट वाले वीडियो में हमने ये देखा था कि आपका जो रैखिक युग्म अगर एक रेखा दे दिया जाए तो उसपे एक ही साइड में एक ही ओर जो है ना कितने भी कोण बन जाए तो उन सबका योग कितना होता है 180 होता है और रीजन क्या देते हैं रैखिक युग्म कहते हैं, ठीक है। तो अगर एक ही साइड में कुछ एंगल बन जाए उसमें किसी का वैल्यू दिया हो और दूसरा वैल्यू निकालना है तो 180 में से क्या करते हैं उसको हम मान लेते हैं x या y मान लेते हैं और क्या करते हैं जो आपका एंगल है उसको 180 से घटा देते हैं तो बाकी जो है ना वो एंगल आ जाता है। इस तरह से हम लोगों ने काम किया हुआ था। उसके बाद बहिष्कोण के बेसिस पे बहिष्कोण के भी बेसिस पे हम लोगों ने क्या देखा था, हमने देखा था कि अगर बहिष्कोण दिया हुआ हो तो त्रिभुज के अंदर वाले कोण हम कैसे निकालते हैं, अंदर वाले कोण दिया हो तो त्रिभुज का बाहर वाला कोण यानी बहिष्कोण कैसे निकालते हैं, इन सारी चीजों को भी हमने देखा था। उसके बाद देखा था कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, तो उसमें अगर 2 कोण दे दिया जाए तो तीसरे कोण कैसे निकाले जाते हैं, इसको हमने डिस्कस किया हुआ था। उसके बाद हमने ये डिस्कस किए हुए थे कि जो आपका त्रिभुज जो है ना कितने प्रकार के होते हैं, तो हमने बताया था त्रिभुज 2 प्रकार के होते हैं, एक पद के एक क्या बोलते हैं एक भुजा के आधार पे होता है और एक क्या होता है एक क्या आपके कोण के आधार पे होता है। तो भुजा के आधार पे भी 3 तरह के त्रिभुज होते हैं। एक क्या समकोण त्रिभुज जिसके तीनों भुजाएं क्या होते हैं बराबर होते हैं। दूसरा क्या होता है आपका क्या बोलते हैं समबाहु त्रिभुज। समबाहु मतलब क्या होता है कि वैसे त्रिभुज जिसके तीनों भुजा बराबर होते हैं उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब क्या होता है वैसे त्रिभुज जिसके कोई भी 2 भुजा बराबर होते हैं समद्विबाहु कहते हैं। और विषमबाहु का मतलब क्या होता है वैसे त्रिभुज जिसके तीनों भुजा क्या होते हैं असमान होते हैं, मतलब क्या समान नहीं होते यानी अलग अलग लंबाई के होते हैं, अलग अलग लेंथ के होते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं आपका विषमबाहु कहते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने जाना था ये कि कोण के आधार पे जो है ना वैसे कोण के आधार पे जो है त्रिभुज के प्रकार कितने होते हैं, तो हमने बताया था कि कोण के आधार पे जो है ना त्रिभुज जो है ना 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। पहला क्या होता है आपका न्यून कोण होता है। तो न्यून कोण क्या होता है, तो न्यून कोण वैसे त्रिभुज का वैसा प्रकार जिसमें तीनों कोण क्या होते हैं, तीनों कोणों का योग तो 180 होता है लेकिन तीनों कोण क्या होते हैं 0 से अधिक और 90 से कम होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं न्यून कोण कहते हैं, ठीक है, न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। उसके बाद क्या होता है उसके बाद आपका समकोण त्रिभुज क्या होता है, तो वैसा त्रिभुज का वैसा प्रकार जिसका एक कोण क्या होता है एक कोण जो है ना 90 डिग्री होता है, उसे हम क्या कहते हैं आपका ये समकोण कहते हैं। उसके बाद जो आपका अधिक कोण क्या होता है जिसको ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल कहते हैं, ठीक है। वो ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल क्या होता है, तो वैसा त्रिभुज जिसके तीनों भुजाओं में कोई भी एक भुजा जो है ना 90 से अधिक और 180 से कम हो तो उसे क्या कहते हैं आपको हम उसे कहते हैं क्या अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं। इन सारे चीजों को जो है ना हमने 3 वीडियो में जो है ना उसको खत्म कर लिया था। यानी आज के क्लास में आपको डिस्कस करना है क्या आपका त्रिभुज की समरूपता, यानी जानना टॉपिक क्या है आपका, तो समरूपता जानना है और सर्वांगसमता जानना है। यानी यहाँ पे आज जो है अगर समरूपता और सर्वांगसमता अगर हम जान जाते हैं तो उसके बाद जो है ना हम अपना 6.1 प्रश्नावली को आराम से कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जो आपका टॉपिक है इसको क्या करते हैं हम लोग देख लेते हैं और देखते हैं कि क्या है, ठीक है। तो आपका यहाँ पे जो टॉपिक है वो लिख लेते हैं। तो आपका क्या है, तो पार्ट 6 क्या है, पार्ट 6 इसका नाम क्या है त्रिभुज। त्रिभुज नाम है क्या कहते हैं ट्रायंगल कहते हैं, ठीक है। और त्रिभुज में हमको देखना क्या है, त्रिभुज में हमारा जो टॉपिक है ना वो क्या है समरूपता। क्या है समरूपता, इसको सिमिलैरिटी कहते हैं। क्या कहते हैं सिमिलैरिटी, इसको हम बोलते हैं, ठीक है।
तो अब बात है सिमिलैरिटी क्या होते हैं, ठीक है। सिमिलैरिटी मतलब क्या होता है, समरूपता। सम का मतलब समरूप, रूप मतलब जानते हैं कि कोई भी आकृति होगा, मतलब एक जैसे अगर दिखे तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे कहते हैं समरूप आकृति। जैसे अगर बात करें तो ये जो त्रिभुज है और ये जो त्रिभुज है, ये समरूप है कि नहीं है? हाँ, एक रूप। समरूप का मतलब क्या होता है, एक रूप। तो टॉपिक हमारा क्या है, समरूपता, जिसको हम कहते हैं क्या, सिमिलैरिटी, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे अगर एग्जांपल में देखें तो अगर ये हम एक त्रिभुज बना देते हैं और एक यहाँ पे हमने त्रिभुज बना दिया, तो बताइए समरूपता मतलब क्या होता है, एक रूप वाला। एक रूप वाले दो आकृति अगर होते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, समरूप आकृति करते हैं। तो ये यहाँ बताइए, ये त्रिभुज जो है ना, ये दोनों एक रूप के हैं कि नहीं है? तो हम कहेंगे ये दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप हैं, ठीक है। तो नॉर्मली अगर बात किया जाए यहाँ पे, ठीक है, तो थोड़ा सा इसको और डीप अगर नॉलेज लेते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा और बढ़िया समझते हैं, तो कोई भी दो आकृति लिखेंगे यहाँ पे। समरूपता का मतलब क्या है कि कोई भी दो आकृति, कोई भी दो आकृति, ठीक है, क्या है आपका, कोई भी दो आकृति देखने में जब एक जैसी दिखाई देती है, एक जैसी क्या होती है, दिखाई देती है, ठीक है, एक जैसी दिखाई देती है, या उनका रूप एक जैसा होता है, है, तो वे आकृति समरूप होती है, समरूप कहलाती है। वे आकृति समरूप कहलाती है। वे आकृति क्या कहलाती है, समरूप कहलाती है। तथा इसका गुण, तथा यहाँ लिख सकते हैं इसका गुण, इसके गुण को क्या कहते हैं, समरूपता कहते हैं। इसके गुण को क्या कहते हैं, समरूपता कहते हैं। इसके गुण को क्या कहते हैं, हम लोग क्या कहते हैं, समरूपता कहते हैं, ठीक है। तो वे आकृति समरूप कहलाती है और इसके इस गुण को हम क्या कहते हैं, समरूपता कहते हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे अगर बात करें, नोट में लिखेंगे कि यदि दो आकृति एक दूसरे के समरूप होती है, तो उन दोनों आकृति के बीच इसका चिन्ह का प्रयोग करते हैं, चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, मतलब कोई भी दो आकृति अगर समरूप है तो उसका समरूपता का जो सिंबल होता है या जो साइन होता है, संकेत होता है, वो क्या होता है, ये होता है। क्या होता है, ये होता है, ठीक है। तो उसके बीच जो है ना, इस सिंबल का हम क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं, यानी ये क्या हो गया, आपका समरूपता होगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ रहा है? तो समरूपता मतलब समझ में आया कि नहीं आया? यानी कोई भी दो आकृति अगर देखने में एक जैसी लगी उसे हम क्या कहते हैं, तो वो दोनों आकृति क्या होती है, समरूप होती है, या उसके इस गुण को हम क्या कहते हैं, समरूपता कहते हैं। क्या कहते हैं, समरूपता कहते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ रहा है? इसमें कोई दिक्कत है बताइए, ठीक है। तो समरूपता अगर समझ में आ गया तो यहाँ पे जैसे कि हमको पढ़ना है, त्रिभुज पढ़ना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे क्या, त्रिभुज की समरूपता, त्रिभुज की समरूपता यानी सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल, सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल यानी त्रिभुज की समरूपता क्या होती है, ठीक है। त्रिभुज की समरूपता क्या होती है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं, दो त्रिभुज
त्रिभुज एक दूसरे के समरूप तब होते हैं तो दो त्रिभुज एक दूसरे के समरूप तब होते हैं, दो त्रिभुज जो है ना एक दूसरे के समरूप जो है ना एक दूसरे के समरूप होते हैं तब, पहला जब दोनों त्रिभुज के संगत कोण, जब दोनों त्रिभुज के संगत कोण बराबर हो, और यहाँ पर लिख सकते हैं जब उनके संगत भुजाएं भी बराबर होती है, मतलब कोई भी त्रिभुज समरूप तब होंगे जब उनकी संगत कोण अगर बराबर हो। क्या बराबर हो? अगर संगत कोण बराबर हो और संगत भुजाएं अगर बराबर होती है तो हम कहेंगे दोनों त्रिभुज क्या है? आपके समरूप है। अब ये लगता है ये संगत कोण क्या है या संगत भुजा क्या है, ठीक है। अब यहाँ पे हमको ये पता नहीं है कि संगत कोण क्या है या संगत भुजा क्या है। जैसे अगर हम देखें यहाँ पे ये एक हमने ट्रायंगल ले लिया त्रिभुज, क्या आपका PQR ले लिया, क्या ले लिया? PQR। और एक हमने त्रिभुज ले लिया क्या आपका MNP ले लिया, ठीक है। यहाँ पे हमने ये एंगल ले लिया कितना? 25 डिग्री, ठीक है। यहाँ पे हमने ये लिया कितना? 50 डिग्री, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे भी हमने कितना? 125 डिग्री, ठीक है। 125 कितना? 150 125 150 हो गया या 200 हो जाएगा क्या? 75 100 80 90 105 डिग्री ले लिया तो 105 और 5 कितना? 110 10 20 कितना? 30 30 50 कितना? 80 180 हो गया, ठीक है। और इसका भी हमने दे दिया यहाँ पे कितना? ये है कितना? 25 डिग्री, ये है कितना? आपका 50 डिग्री और ये कितना? आपका 105 डिग्री, ठीक है। और यहाँ पे हमने PQ दे दिया कितना? 2 cm है, ठीक है। QR दे दिया हमने कितना? और MM दे दिया हमने 2 cm, इसको हमने दे दिया कितना? 3 cm, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, बन जा रहा ना। तो इसको हम दे दिए कितना? आपका 4 cm दे दिए, ठीक है। 4 cm हमने दे दिया, ठीक है। दोनों त्रिभुज के संगत, यानी दोनों त्रिभुज के संगत कोण का अनुपात, संगत कोण अगर बराबर है, संगत कोण क्या दोनों त्रिभुज के जो संगत कोण है ना बराबर, संगत कोण की तो ठीक है बराबर हो, और संगत भुजाओं का अनुपात, संगत भुजाओं का अनुपात बराबर हो, ठीक है। तो दोनों त्रिभुज के संगत कोण बराबर हो और उनके संगत भुजाओं का अनुपात मतलब का बट्टा, हो। ठीक है। अब ध्यान दीजिए इसमें, अब ये दोनों त्रिभुज को बताना है कि ये संगत है, मतलब क्या ये समरूप त्रिभुज है कि नहीं, समरूप त्रिभुज है कि नहीं, ये बताना है कि क्या PQR जो है ना समरूप है MNP के। तो सबसे पहले हम देखते हैं क्या है कि आपका देखते हैं कि दोनों त्रिभुज जो है ना आपके संगत कोण का मतलब क्या? अगर ऊपर है तो दूसरा भी त्रिभुज का ऊपर, मतलब ये ऊपर क्या है? P है ना, तो इसका संगत क्या होगा? M। ऊपर है ना त्रिभुज का ऊपर, जो ऊपर का जो शीर्ष है, ऊपर के शीर्ष से बराबर, इधर का जो है ना इधर के बराबर, और इधर का है ना इधर के बराबर। मतलब हमारा बाएं हाथ आपके बाएं हाथ के क्या होगा? नहीं, बाएं हाथ का हमारा बायां हाथ आपके बाएं हाथ क्या है? मतलब हम कह सकते हैं संगत है। क्या है? संगत मतलब संगत कोण का मतलब क्या? जैसे मान लेते हैं हमारा बायां हाथ आपके बाएं हाथ के क्या होगा? संगत होगा। हमारा दायां हाथ आपके दायां हाथ के क्या होगा? संगत होगा। तो संगत का मतलब होता है कि जिस साइड का हाथ है या जिस साइड का कोई चीज है उसी साइड का कोई और। ठीक है ना, समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं है। अगर बात करें, अगर
इस साइड के लोग मतलब इस साइड में कोई बच्चा बैठा है, ठीक है, और इस साइड में कोई टीचर आ गया, तो हम कहेंगे क्या कि हम इसके क्या है, संगत है, मतलब साथ में है कि नहीं है। अब जैसे मान लो कि हम इस साइड आ गए तो हम इसके संगत है कि नहीं है, इन सारे बच्चों के संगत में है, साथ में है, लेकिन उसके साथ में नहीं है। जिसके साइड में आ गए तो वो संगत हो गया, ठीक है। तो वही बात आया कि अगर ये ऊपर है तो अगर बोले इसमें संगत कोण किसके होगा, अगर संगत कोण की बात करें तो बताइए एंगल P जो होगा वो इक्वल होना चाहिए किसके, एंगल M के, है कि नहीं है। उसके बाद एंगल Q जो होगा होना चाहिए वो इक्वल होना चाहिए किसके, एंगल N के, है ना। और एंगल R जो है इक्वल होना चाहिए किसके, एंगल P के। अब बताइए एंगल P कितना है, 25 है कि नहीं है, एंगल M भी कितना है, 25 है कि नहीं है, यानी दोनों बराबर है कि नहीं है। एंगल QN कितना है, तो Q भी 50 है, N भी कितना है, 50 है, होगा कि नहीं होगा। एंगल R भी कितना है, R 105 है और P भी 105 है, यानी बताइए इसका संगत कोण, यानी पहला तो फुलफिल कर गया कि हाँ इन दोनों त्रिभुज के क्या है, संगत कोण बराबर है, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं, बराबर है। अब संगत भुजा देख ले, है ना, यहाँ पे लिखते हैं संगत भुजा, संगत भुजा का अनुपात, संगत भुजा का अनुपात। अब बताइए इस साइड में क्या है, PQ है कि नहीं है, तो इस साइड का MN होगा कि नहीं होगा, यानी क्या लिखेंगे, PQ बटा में MN, अनुपात में होगा बटे में ना, तो PQ बताइए कितना है आपका, 2 है कि नहीं है, 2, और MN कितना है, 4 है कि नहीं है, घटाएंगे तो 1/2 आएगा कि नहीं आएगा। उसी तरह QR नीचे का नीचे, यानी QR जो होगा आपका, QR जो होगा वो बटा में किसके होगा, NP के। अब बताइए कितना है, QR जो है 3 है, ये कितना है, 6 है, घटाएंगे तो कितना 1/2 आएगा कि नहीं आएगा, है। और उसके बाद जो PR है वो MP के इक्वल होगा कि नहीं होगा, तो PR बटा में, PR इक्वल नहीं, PR बटा में क्या, MP, तो PR कितना है, 9 है कि नहीं है, और MP कितना है, 18 है कि नहीं है, तो घटाए तो 1/2 आया कि नहीं आया। तो क्या पता चल रहा है कि उनके माने इन दोनों त्रिभुज के संगत भुजाओं का जो अनुपात है बराबर है कि नहीं है, 1/2 है, और उसका अनुपात भी क्या है, बराबर है। तो बताइए इनका संगत कोण बराबर है कि नहीं है, संगत भुजाओं का अनुपात बराबर है कि नहीं है, यानी दोनों फुलफिल कर गया, मतलब दोनों है, तो हम लिख सकते हैं कि त्रिभुज, इसलिए त्रिभुज PQR, PQR समरूप का चिन्ह क्या है, ये समरूप होगा किसके, MNP के। तो समरूपता समझ में आया कि नहीं आया। तो सीधा सा बात है कि अगर दोनों कंडीशन फुलफिल करे, ठीक है, दोनों कंडीशन अगर अप्लाई करें, अप्लाई करने के बाद अगर दोनों इक्वल होता है तो हम कहेंगे क्या, ये समरूप होगा, अदरवाइज समरूप नहीं होगा, ठीक है। तो जैसे मान लेते हैं कि संगत कोण समरूप हो जाए, संगत कोण जो है ना बराबर हो जाए, लेकिन संगत भुजा बराबर नहीं हो तो समरूप होगा ना, नहीं होगा। यानी संगत, अब जैसे मान लो कि संगत भुजा बराबर हो गया लेकिन संगत कोण बराबर नहीं हुआ तो समरूप होगा ना, मतलब दोनों होना चाहिए, क्या होना चाहिए, दोनों होना चाहिए। चलिए अब किसी पे जो है ना हम एक और एग्जांपल लेते हैं, इसको लिख लिया कि नहीं लिखा है, लिख लिया ना, फर्स्ट वाला लिख लिया ना, इसको मिटाते हैं और क्लियरिटी लाने के लिए कुछ क्वेश्चन हम लेते हैं और देखते हैं, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे हम त्रिभुज लेते हैं, कर लेते हैं ABC और यहाँ पे कर देते हैं क्या, PQR। अब पूछ रहा है ये दोनों, अब यहाँ पे हम दे दें कितना, 60, लेते हैं 40, ये लेते हैं कितना 80, दोनों को जोड़िएगा तो 180 है, तीनों को जोड़िएगा 180 आएगा, ये आएगा 60, ये आएगा आपका 40 और ये आएगा कितना आपका 80, ये होता है 4 cm, ये होता है कितना 16 cm, ये होता है 6, ये होता है 24 cm, ये होता है 9 cm, 9 से नहीं 4 cm कर लीजिए, 4 नहीं 5 कर लीजिए, ठीक है। ये करते हैं क्या 20 cm, ठीक है। हमको बताना ये दोनों सिमिलर है कि नहीं, तो समरूप है कि नहीं। तो समरूप के लिए क्या, संगत कोण, ठीक है, संगत कोण क्या होना चाहिए, बराबर होने चाहिए। तो बताइए ए का एंगल, ए का संगत कौन है, एंगल ए का संगत कौन है, आर। एंगल ए का संगत क्या होगा, एंगल आर, और दोनों क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए।
ठीक है, यही तो रूल है कि एंगल ए संगत कोण क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो एंगल ए का संगत कौन है, एंगल आर है। तो बताइए इसका वैल्यू कितना है, 80 है कि नहीं है, ठीक है 80 cm है। उसी तरह एंगल बी का संगत कौन है, तो एंगल बी इक्वल होना चाहिए किसके, एंगल क्यू के, है 60 है कि नहीं है। फिर उसी तरह एंगल सी जो होना चाहिए इक्वल होना चाहिए किसके, एंगल आर के इक्वल, क्या बोलते हैं आर लिखते हैं, अच्छा यहाँ पर कर दो क्या पी। तो एंगल सी जो है किसके इक्वल होगा, एंगल पी के इक्वल होगा कि नहीं होगा, और कितना हो जाएगा 40 cm हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। कोण तो बराबर आ गए, यानी क्या संगत कोण तो बराबर आ गए। अब क्या, इन दोनों त्रिभुज के भुजाओं का अनुपात, ठीक है ना। तो अगर हम ए बी लेते हैं तो बटा में किसको लिखेंगे, अगर ए बी लेते हैं तो बटा में किसको लिखेंगे, बटा में लिखेंगे आर क्यू को लिखेंगे, ठीक है। और अगर हम बीसी लेते हैं तो किसको लिखेंगे, बीसी लेते हैं क्यूपी को लेंगे। और अगर एसी लेते हैं तो आर पी को लेंगे। अब इन सबका वैल्यू लिखिए, ए बी कितना है 4 है कि नहीं है, आर क्यू कितना है 20 है, क्या बोलते हैं 16 है कि नहीं है। उसके बाद आपका क्या बोलते हैं बीसी कितना है तो 6, और आपका कितना है 24 है, आपका एसी कितना है 5, और ये कितना है 20 है कि नहीं है। तो 4 चौका 16, 1/4 आएगा कि नहीं आएगा, 6 चौका 24 यानी 1/4 आएगा कि नहीं आएगा, 5 चौका 20 यानी 1/4 आएगा कि नहीं आएगा। यानी दोनों फुलफिल करेंगे नहीं करेगा, यानी संगत कोई भी बराबर है और भुजाओं का इनके संगत, ये दोनों त्रिभुज के संगत भुजाओं का अनुपात भी क्या है आपका बराबर है। तो हम क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं यहाँ पे कि दोनों त्रिभुज क्या होंगे, समरूप होंगे। यानी इसे यहाँ पे लिखेंगे चूंकि संगत कोण तथा संगत भुजाओं का अनुपात बराबर है, इसीलिए त्रिभुज एबीसी समरूप है। इसीलिए त्रिभुज एबीसी क्या है आपका, समरूप है किसके, आर क्यू पी के। समझ में आया कि नहीं आया, इसमें कोई दिक्कत है तो बताइए, समझ में आया। तो दोनों फुलफिल करें तभी है, ठीक है। अब ये आप लिख चुके हैं कि नहीं लिख चुके हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इसको मिटाते हैं और एक और एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे एक और हम त्रिभुज ले लेते हैं, ए बी सी, और ले लेते हैं क्या पी क्यू एस, ठीक है। यहाँ पे करते हैं क्या 45, ठीक है। ठीक है, इतना कर लेते हैं। यहाँ पे है 2 cm, यहाँ पे है 4 cm, यहाँ पे है 3 cm, यहाँ पे है 5 cm, यहाँ पे है 4 cm, यहाँ पे है 9 cm, ठीक है। ध्यान दीजिएगा। तो अब एंगल ए बराबर होना चाहिए किसके, एंगल एस के, 45 का बराबर है। एंगल बी जो है, एंगल बी का संगत कौन होगा, एंगल बी होगा कि नहीं होगा, 45 है, यहाँ पे क्या 46 है, तो बराबर है। एंगल बी कितना है 45 और एंगल सी कितना है 46। तो बताइए एंगल बी एंगल सी के इक्वल है क्या, नहीं है। तो नहीं है तो क्या लिख लेंगे यहाँ पे, उसके बाद आगे हम काम नहीं करेंगे, तो लिख देंगे यहाँ पर सीधे कि ठीक है नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। तो नहीं है तो डायरेक्ट भी लिख सकते हैं क्या कि संगत कोण जो है ना बराबर नहीं है, इसलिए क्या है समरूप नहीं है, ठीक है। यहाँ पे भी लिख सकते हैं। और भुजा देख लीजिए तो बराबर नहीं है ना, और यहाँ पे देख लो भुजा देख लो, ए बी बटा में कितना एस पी, ये भी कितना 2, एस पी कितना 4, यानी 1/2 cm हो जाएगा। और क्या पी सी, और बटा में क्या पी क्यू होगा कि नहीं होगा, यानी बी सी 3 है, ये कितना है 5 है, ठीक है। तो बताओ
बराबर नहीं है, यानी AB जो है ना AB अपॉन SP बराबर नहीं है क्या BC अपॉन PQ के। यहाँ पर लिख लेंगे क्योंकि संगत कोण तथा संगत भुजाओं का अनुपात, संगत भुजाओं का अनुपात बराबर नहीं है, इसीलिए लिख सकते हैं क्या त्रिभुज ABC समरूप नहीं है। ABC समरूप काट देंगे, वो लाइन खींच देंगे तो क्या होता है समरूप नहीं है त्रिभुज किसके, आपके SPQ के, ठीक है। और इस तरह से हमारा पता चल गया। तो इस तरह से अगर पूछा जाए कि बताइए दो त्रिभुज समरूप कब हैं, तो हम बताएंगे दो त्रिभुज समरूप तब होते हैं जब उनके संगत कोण और उनके भुजाओं का अनुपात क्या होता है, अगर बराबर है, ठीक है, तो बराबर है तो ठीक है, तो क्या होगा, वो दोनों त्रिभुज है ना, दोनों त्रिभुज है ना क्या होंगे, आपके समरूप होंगे। अगर दोनों में से कोई और, जैसे एंगल इक्वल हो गया लेकिन भुजा इक्वल नहीं है, ठीक है, तभी समरूप नहीं होंगे, या भुजा इक्वल है एंगल इक्वल नहीं है, मतलब कोण इक्वल नहीं है, तभी क्या होंगे, समरूप नहीं होंगे। लेकिन दोनों केसेस को फुलफिल करना चाहिए, दोनों केस अगर फुलफिल करता है, ठीक है, तो आपका समरूप होगा, अदरवाइज समरूप नहीं होगा। क्लियर है? तो समरूपता समझ में आया कि नहीं आया? समरूपता में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमको देखना क्या है, चलिए अब इसको मिटाते हैं और अगले स्लाइड में देखते हैं कि आपका सर्वांग समता। तो आप देखें तो अगर यहाँ पे नोट में ध्यान रखेंगे, वाला सभी समबाहु त्रिभुज, सभी समबाहु त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप होते हैं, समरूप होते हैं। अब सभी समबाहु का मतलब क्या होता है, वैसे त्रिभुज जिनके तीनों भुजा क्या हो, बराबर हो। अब प्रत्येक कोण कितने होते हैं, 60 डिग्री होते हैं, इसे क्या कहते हैं, समरूप। अगर ये मान लेते हैं ये दोनों त्रिभुज जो है ना, अगर ये भी क्या है, समबाहु है, और ये भी क्या है, समबाहु है, तब जानते हैं समबाहु त्रिभुज का तीनों भुजा बराबर होता है और प्रत्येक कोण कितना होता है, 60 डिग्री होता है कि नहीं होता? तो बताइए 60 डिग्री होता है, तो इनके अगर बात किया है तो ये भुजा इसके बराबर, ये भुजा इसके बराबर और ये भुजा इसके बराबर, और एंगल भी सारा बराबर है। तो बताइए समबाहु त्रिभुज के भुजा भी बराबर है, भुजा का मतलब भुजा का अनुपात भी बराबर है और कोण भी बराबर है। आप जानते हैं कि कोई भी आकृति हो, अगर उनके भुजा का अनुपात और उनके कोण अगर बराबर हो तो क्या होते हैं, समरूप होते हैं कि नहीं होते हैं? तो हम कह सकते हैं सभी समबाहु त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप होते हैं। अब बताइए ये जो सर्किल है यानी वृत्त है और ये जो वृत्त है, ये एक जैसे दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं? तो बताइए समरूप होगा कि नहीं होगा? ठीक है, ये क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे, मतलब सभी वृत्त क्या होंगे, आपके समरूप भी होंगे। ठीक है, यहाँ पर लिख देंगे क्या, दूसरा में सभी वृत्त समरूप होते हैं, सभी वृत्त क्या होते हैं, समरूप होते हैं। तीसरा में यह है सभी वर्ग समरूप होते हैं, सभी वर्ग समरूप होते हैं। अब कैसे सभी वर्ग समरूप होते हैं, तब जानते हैं, दो अगर हम वर्ग बना देते हैं, ठीक है, तो प्रत्येक कोण कितना होता है, 90 डिग्री होता है वर्ग का। प्रत्येक कोण जो है ना वर्ग का प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है। क्लास 9th में आप पढ़े होंगे, 8वां चैप्टर आपका क्या है, चतुर्भुज है। चतुर्भुज के प्रकार में आप पढ़े होंगे कि चतुर्भुज के चारों भुजाएं क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अब प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है, तो बताइए सारे कोण बराबर है। अब प्रत्येक भुजा का जो अनुपात है बराबर है ना, तो हम कह सकते हैं क्या है कि सभी वर्ग क्या होते हैं, आपके समरूप होते हैं। तो ये बात ध्यान रखिए, ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछा जा सकता है कि क्या सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। ठीक है, ठीक है, आपसे पूछा जा सकता है निम्न में से कौन से जो है ना समरूप होते हैं। तो समबाहु होता है समरूप, आपका समबाहु त्रिभुज जो है ना समरूप होता है, आपका वृत्त समरूप होता है और आपका वर्ग भी क्या होता है, समरूप होता है। तो ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, कोई दिक्कत है तो बताइए। तो अब यहाँ पे हम अपना जो है ना सर्वांग समता स्टार्ट करेंगे। सर्वांग समता इसको कहते हैं क्या, कॉन्ग्रुएंसी। कॉन्ग्रुएंसी, ठीक है, कॉन्ग्रुएंसी क्या होता है। ठीक है, कोई दिक्कत है बताइए। तो अब यहाँ पे कॉन्ग्रुएंसी क्या होते हैं, तो कॉन्ग्रुएंसी का मतलब यहाँ पे होता है, यहाँ पे लिखेंगे सर्वांग समता का अर्थ
सर्वांग समता का अर्थ क्या होता है? सर्वांग समता का अर्थ, सर्वांग समता का मतलब सारे भाग बराबर। सर्वांग समता का मतलब क्या होता है? सारे भाग बराबर। ठीक है, सर्वांग समता का मतलब क्या है? सारे भाग बराबर। ठीक है, कोई दिक्कत है तो बताइए। ठीक है, तो सर्वांग समता का मतलब क्या होता है कि ऐसे आकृति जिनके सारे भाग, ईच एंड एवरी पार्ट अगर इक्वल होते हैं, हर एक पार्ट जो है ना एक दूसरे के बराबर होते हैं, तो ऐसी आकृति को हम क्या कहते हैं? सर्वांगसम कहते हैं। क्या कहते हैं? सर्वांगसम कहते हैं। ठीक है, तो अगर बात करें यहाँ पे तो लिखते हैं दो या दो से अधिक वैसी आकृतियां, दो या दो से अधिक वैसी आकृतियां जिनके प्रत्येक भाग, ठीक है, जिनके प्रत्येक भाग क्या होते हैं? जिनके प्रत्येक भाग यानी सभी भाग, जिनके प्रत्येक भाग या सभी भाग आपस में बराबर होते हो तो वैसी आकृतियां सर्वांगसम आकृति कहलाती है। वैसी आकृतियां सर्वांगसम आकृति कहलाती है तथा सर्वांगसम के इस गुण को, क्या कहते हैं? सर्वांग समता कहते हैं। सर्वांग समता कहते हैं। क्या कहते हैं? सर्वांग समता कहते हैं। तो सर्वांग समता का मतलब क्या होता है? सर्वांग समता का मतलब ये होता है कि सारे अंग बराबर, सारे पार्ट बराबर। मतलब ये है कि कोई भी दो आकृति अगर सर्वांगसम होती है तो उसके कोण भी बराबर होते हैं और संगत भुजा भी क्या होती है? संगत भुजाओं का अनुपात भी क्या होता है? बराबर होता है। इसका मतलब ये है कि वैसी आकृति जो सर्वांगसम होते हैं, तो वो आकृति जो सर्वांगसम होते हैं वो समरूप भी होते हैं। अब कहिएगा सर्वांगसम समरूप क्यों होते हैं? क्योंकि सर्वांगसम का मतलब है कि सभी भाग जो है वो क्या है? बराबर है। वो चाहे एंगल हो, वो चाहे भुजा हो, या उस त्रिभुज का कोई भी पार्ट हो, या उस आकृति का कोई भी पार्ट हो। ठीक है, तो हम नॉर्मली त्रिभुज की ही बात कर रहे हैं, तो त्रिभुज के बारे में ही यहाँ पे जानेंगे। तो त्रिभुज में समरूप का मतलब क्या होता है? एंगल भी बराबर और भुजा के अनुपात भी बराबर। तो दो त्रिभुज जो है ना सर्वांगसम अगर हैं, मतलब सारे अगर भुजा सारे सर्वांगसम मतलब सभी अंग, ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ द ट्रायंगल विल बी इक्वल, देन वी कैन से दैट ऑल द कॉन्ग्रुएंट फिगर्स आर आल्सो नोन एज सिमिलर फिगर। मतलब ये है कि जितने भी सर्वांगसम फिगर हैं, ये ध्यान रखिए, जितने भी सर्वांगसम आकृतियां जो है ना वो समरूप होती है। जितने भी, ये ध्यान रखिए, नोट में ध्यान रखिए, यहाँ पे लिखा भी देते हैं कि जितने भी सर्वांगसम आकृतियां होती है वो समरूप भी होते हैं, लेकिन सारे समरूप आकृति सर्वांगसम नहीं होते हैं। सारे सर्वांगसम आकृति समरूप हो सकते हैं, लेकिन सारे समरूप सर्वांगसम नहीं हो सकते हैं। तो यहाँ पे नोट में हम लिख सकते हैं क्या? सारे सर्वांगसम आकृतियां समरूप हो सकते हैं, परंतु सारे समरूप आकृति सर्वांगसम नहीं हो सकते। जैसे अगर एग्जांपल में एक बात दिया, एग्जांपल देखते हैं, देखो ध्यान दो, यहाँ पे एग्जांपल में एक बात देते हैं। यहाँ पे हम एक काम करते हैं, ये त्रिभुज, ये आपका वृत्त है कि नहीं है? ये आपका वृत्त है कि नहीं है? तो दोनों आकृति क्या है? एक जैसी दिख रही है ना, तो बताइए दोनों समरूप होंगे कि नहीं होंगे? समरूप होंगे, लेकिन क्या ये सर्वांगसम होंगे? ना। यहाँ पे क्या है, अगर मान लेते हैं कि इसका जो त्रिज्या है वो अगर 5 cm है और ये छोटा है, इसका मतलब क्या है? इसका त्रिज्या अगर 2 cm है, तो बताइए सर्वांगसम का मतलब क्या होता है? सारे पार्ट बराबर। ठीक है, और समरूप का मतलब क्या होता है? एक जैसे दिखे।
है कि नहीं है? तो ये एक जैसे दिख रहा है, ये समरूप तो है, लेकिन क्या इसके सारे पार्ट बराबर हैं? सारे पार्ट बराबर नहीं है। तो ये समरूप तो होगा लेकिन सर्वांगसम नहीं होगा। क्या होगा? सर्वांगसम नहीं होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ रहा ना? तो इस तरह से हम समझ सकते हैं क्या कि सारे जो सर्वांगसम आकृतियां हैं वो समरूप हो सकते हैं, लेकिन सारे समरूप आकृति सर्वांगसम नहीं हो सकते। ठीक है, समझ आया? और यहाँ पर लिखेंगे सर्वांग अगर, यहाँ पर लिखेंगे अगर कोई आकृति, कोई भी आकृति एक दूसरे के सर्वांगसम, एक दूसरे के सर्वांगसम है तो उनके बीच बराबर, जानते हैं सर्वांगसम बराबर भी होता है और समरूप भी होता है, तो इसीलिए बीच इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, इस चिन्ह का क्या किया जाता है? प्रयोग किया जाता है। यानी कहीं अगर ऐसे दिख जाए ये क्या है? समरूप है। क्या है? समरूप है। और कहीं अगर ऐसे दिख जाए ये क्या है? सर्वांग सम है। ठीक है, और कहीं अगर ऐसे कर दिया जाए ये क्या है? समरूप नहीं है। क्या है? समरूप नहीं है। ठीक है, इस तरह से कोई दिक्कत? और ऐसे करके इधर है, ऐसे काट दिया जाता है, क्या? सर्वांगसम नहीं है, सर्वांगसम नहीं है। तो इसका हो गया, ये इसका हो गया, ये इसका हो गया और ये इसका हो गया। तो बताइए, तो सर्वांग सम आकृति में कोई दिक्कत है? समरूप आकृति में कोई दिक्कत है? यानी यहां से आपका सर्वांगसमता और समरूपता क्या होता है? खत्म हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे सर्वांगसमता और समरूपता खत्म हो जाता है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। वैसे आप 9th क्लास में आप 7 चैप्टर में पढ़ चुके हैं सर्वांगसमता। तो सर्वांगसमता, अब यहाँ पे बात आया, इतना तो समझ में आ गया। तो जैसे कि हमको यहाँ पे पढ़ना है त्रिभुज के बारे में, त्रिभुज के बारे में यहाँ पे हमको जानना है। ठीक है, तो त्रिभुज की सर्वांगसमता हम जानेंगे। ठीक है, तो अब सबसे पहले जो है ना, हमको तो ना वर्ग का सर्वांगसमता जानना है, ना वृत्त की सर्वांगसमता जानना है। ठीक है, नहीं जानना है आयत की सर्वांगसमता को जानना है। ठीक है, तो फिर भी जान लीजिए कि वृत्त जो है ना सर्वांगसम तब होते हैं जब उनकी त्रिज्याएं क्या होती है? बराबर होती है। अगर कोई भी वृत्त हो, उनकी त्रिज्याएं जो है ना अगर बराबर हो, यानी उनका जो रेडियस है अगर बराबर होता है, तो दोनों त्रिभुज क्या होते हैं? सर्वांगसम होते हैं। ठीक है, और अगर आयत की बात किया जाए तो आयत सर्वांगसम कब होगा? जब उनके लंबाई और चौड़ाई जो है ना, जब उनके लंबाई और चौड़ाई एक दूसरे के समान होते हैं। ठीक है, क्योंकि आप जानते हैं कि आयत का जो एंगल होता है, आयत का जो कोण होता है वो 90 डिग्री होता है। तो अगर आयत के लंबाई और चौड़ाई जो है ना अगर समान हो जाए, यानी बराबर हो जाए, तो हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे कि दोनों जो आयत होंगे वो क्या होंगे? सर्वांगसम होंगे। ठीक है, क्या हो जाएंगे? सर्वांगसम हो जाएंगे। ठीक है, इस तरह से समझो। वर्ग की सर्वांगसमता का मतलब क्या है कि अगर आप जानते हैं कि वर्ग जो है ना सर्वांगसम को उनके चारों भुजा बराबर होते हैं। ठीक है, और प्रत्येक कोण तो 90 डिग्री होते हैं। ठीक है कि नहीं है? तो सीधी बात है कि वर्ग जो है ना सर्वांगसम अगर कब होते हैं? जब उनकी सारी भुजाएं होती है ना एक दूसरे के बराबर तो होती है। ठीक है, तब जानते हैं वर्ग क्या हो जाएगी? वर्ग जो है ना, वर्ग तो नॉर्मली आपका सर्वांगसम है ही है और नॉर्मली वो समरूप तो है ही है। ठीक है, यानी वर्ग जो है ना आपका सर्वांगसम भी है और समरूप भी है। ठीक है, बिना कुछ कहे जो है ना वर्ग सर्वांगसम भी है और समरूप भी है, क्योंकि वर्ग सर्वांगसम क्यों? क्योंकि उसके प्रत्येक भाग बराबर है और एंगल भी बराबर है, साइड भी बराबर है, तो वर्ग सर्वांगसम भी होता है और समरूप भी होता है। ठीक है, लेकिन अगर आयत की देखें तो उसको सर्वांगसम बनाने के लिए जो है ना उनके लंबाई और चौड़ाई को बराबर करना होगा, तभी वो क्या होंगे? सर्वांगसम होंगे। त्रिभुज तो समरूप, वृत्त तो समरूप होते हैं, लेकिन सर्वांगसम कब होंगे? जब उनके एंगल, जब उनके जो है ना त्रिज्याओं को अगर बराबर कर दिया जाता है तो वो क्या हो जाएंगे? समरूप के साथ साथ क्या हो जाएंगे? सर्वांगसम हो जाएंगे। ठीक है, तो इतना बात है। अब यहाँ पे आपको देखना क्या है? त्रिभुज की समरूप, त्रिभुज की सर्वांगसमता। ठीक है, यानी त्रिभुज को कैसे बताएंगे कि वो सर्वांगसम है कि नहीं है? तो त्रिभुज को सर्वांगसम दिखाने के लिए कुछ आपको कसौटियां है, कुछ आपके रूल है, उसको हम देख लेते हैं और इस तरह से क्या हो जाएगा? तब वहां पे हम जो है ना इसके बाद जो है आपका चैप्टर जो है ना मतलब क्या आपका प्रश्नावली जो है आपका 6.1 जो है ना स्टार्ट हो जाएगा। तो ठीक है, अब चलिए अब हम देखते हैं क्या त्रिभुज की सर्वांगसमता की कसौटियां। चलिए देखिए, तो अब जो है ना आपका जो टॉपिक है वो क्या है? त्रिभुज की सर्वांगसमता। त्रिभुज की
सर्वांग समता यानी कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल क्या होता है। ठीक है, तो कोई भी दो त्रिभुज सर्वांगसम, कोई भी दो त्रिभुज सर्वांगसम तब होते हैं जब वे निम्नलिखित गुणों को संतुष्ट करती है। ठीक है, तो वो कौन सा गुण है, यानी कोई भी दो त्रिभुज सर्वांगसम कब होंगे, जब वो निम्नलिखित गुणों को या निम्नलिखित कसौटियों को संतुष्ट करते हो। तो वो कसौटी कौन सा है, तो वो कसौटी जो है ना, आपका पहला जो दिया हुआ है वो क्या है, आपका SAS सर्वांग समता। क्या है आपका पहला जो है, पहला हम लिख सकते हैं SSS सर्वांग समता, सर्वांग समता। अब इस एस का मतलब क्या होता है, यानी आपका साइड, ठीक है, साइड कॉन्ग्रुएंसी। ये साइड कॉन्ग्रुएंसी क्या होता है, तो साइड कॉन्ग्रुएंसी का मतलब क्या होता है कि मान लेते हैं कोई भी दो त्रिभुज दिया गया, यहाँ पे आपका PQR और MNP, ठीक है, और यहाँ पे ये क्या है, भुजा है, ये भी भुजा है, ठीक है। तो अगर तीनों भुजा अगर क्या हो जाए ना किसी त्रिभुज के, ठीक है, अगर तीनों भुजाएं जो है ना, दोनों त्रिभुज की उसके तीनों भुजाएं जो है ना अगर आपस में बराबर हो जाए, ठीक है, तो वो दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, सर्वांगसम हो जाएंगे। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं, साइड कॉन्ग्रुएंसी का मतलब क्या होता है, भुजा सर्वांग समता का, ठीक है। साइड भी क्या होता है, यानी किसी दोनों त्रिभुज के अगर तीनों भुजाएं क्या हो जाए, आपस में बराबर हो जाए, तो हम क्या कहेंगे कि वो क्या है, वो दोनों त्रिभुज क्या है, सर्वांगसम है। पहला ही है। दूसरा ये है कि साइड एंगल साइड, ठीक है, सर्वांग समता। इसको क्या है, इसको कहते हैं क्या, साइड, और क्या है आपका एंगल, और क्या है आपका साइड कॉन्ग्रुएंसी, आपका साइड कॉन्ग्रुएंसी। इसका मतलब क्या है, भुजा कोण भुजा सर्वांग समता, यानी किसी त्रिभुज के, किसी दोनों त्रिभुज के अगर दो भुजा और उसके बीच का क्या एंगल अगर क्या हो जाए, उसके बीच का कोण अगर क्या हो जाए, बराबर हो जाए, तो हम कहेंगे कि वो SAS सर्वांग समता से क्या हो जाएंगे, वो समरूप सर्वांगसम हो जाएंगे। ठीक है, तीसरा क्या है, तीसरा जो है आपका क्या है, एंगल साइड एंगल सर्वांग समता। इसे क्या कहते हैं, एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी। तो क्या कहते हैं, आपका कोण भुजा कोण, सर्वांग समता। ठीक है, यानी किसी दोनों त्रिभुज के अगर दोनों एंगल, दोनों कोण और उसके बीच के भुजा अगर बराबर हो जाते हैं, तो हम कहेंगे कि दोनों त्रिभुज क्या होंगे, आपके सर्वांगसम होंगे। ठीक है, क्या होंगे, सर्वांगसम होंगे। चौथा क्या है, तो चौथा आपका है एंगल साइड सर्वांग समता। ये क्या है, मतलब कोण क्या लिखते हैं, एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, कोण भुजा
सर्वांग समता, सर्वांग समता की कसौटी। तो अगर दोनों भुजा और एक अगर किसी दोनों त्रिभुज के दोनों भुजाएं, दोनों त्रिभुज के दोनों भुजाएं और एक साइड अगर क्या हो, अगर बराबर हो जाए तो हम कहेंगे क्या, वो AAS सर्वांग समता की कसौटी से क्या हो जाएगा, सर्वांग सम हो जाएगा। ठीक है। और आपका पांचवा क्या है, तो RHS सर्वांग समता, सर्वांग समता। ठीक है। इसको क्या कहते हैं, राइट हाइपोटेनियस और क्या आपका साइड कॉन्ग्रुएंसी, राइट हाइपोटेनियस और क्या आपका साइड कॉन्ग्रुएंसी। इसको हम क्या कहते हैं, समकोण कर्ण और भुजा, सर्वांग समता की कसौटी। ठीक है। तो अगर ये सारे अगर फुलफिल करते हैं, ये पांचों अगर रूल अगर कोई त्रिभुज फुलफिल करता है, तो हम कहेंगे क्या कि आपका यहाँ पे जो त्रिभुज होंगे वो क्या हो जाएंगे, सर्वांग सम हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, आपका सर्वांग सम हो जाएगा। ठीक है। कोई दिक्कत है तो इसमें बताइए, समझ में आया कि नहीं आया, बोलिए। तो अगर यहाँ पे बात समझ में आ गए, ठीक है, तो अब यहाँ पे हम इतना कॉन्सेप्ट हमारा बिल्डअप हो गया है कि हम क्या कर सकते हैं, आपका प्रश्नावली 6.1 को जो है ना हम लोग आराम से कर सकते हैं। ठीक है। तो इतना में तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। ये सारे यानी अगर आपका किसी त्रिभुज के तीनों भुजाएं, किसी दोनों त्रिभुज के तीनों भुजाएं अगर बराबर हो जाएं, तो हम कह सकते हैं साइड सर्वांग समता की कसौटी से वो दोनों त्रिभुज क्या हो जाएगा, सर्वांग सम हो जाएंगे। अगर दोनों त्रिभुज के साइड, उनके बीच का एंगल और साइड क्या हो जाए, अगर बराबर हो जाए, तो हम कहेंगे SAS सर्वांग समता की कसौटी से वो त्रिभुज, दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, सर्वांग सम हो जाएंगे। और आपका तीसरा क्या है कि अगर एंगल है, बीच का साइड है और फिर क्या है, एंगल है, दोनों त्रिभुज के अगर बराबर हो जाए, तो हम कहेंगे क्या कि AF1 सर्वांग समता की कसौटी से वो त्रिभुज क्या हो जाएंगे, आपके सर्वांग सम हो जाएंगे। आगे जो है ना, अगर दोनों एंगल, दोनों त्रिभुज के दोनों एंगल और साइड, एक साइड क्या हो जाए, अगर बराबर हो जाए, तो हम कहेंगे AAS सर्वांग समता से वो त्रिभुज क्या हो जाएंगे, आपके सर्वांग सम हो जाएंगे। पांचवा क्या है, पांचवा ये है कि अगर दोनों त्रिभुज के राइट मतलब अगर 90 डिग्री है, H मतलब का हाइपोटेनियस, इसके बारे में हम जानेंगे कि हाइपोटेनियस क्या होता है। ठीक है। वो और 9th क्लास में पढ़े होंगे। हाइपोटेनियस को हम क्या करते हैं, कर्ण करते हैं, कर्ण करते हैं। हाइपोटेनियस को हम क्या करते हैं, कर्ण करते हैं। आप जब 8वां चैप्टर पढ़िएगा ट्राइगोनोमेट्री, तो उसमें जो है ना खाली राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में, यानी समकोण त्रिभुज के बारे में क्या करना है, केवल स्टडी करना है, वहां पर अध्ययन करना है, पढ़ना है। तो चिंताग्रस्त नहीं होइए। ठीक है। सारा चीज हम लोग पढ़ेंगे, कोई भी पॉइंट नहीं होगा, ठीक है, जिसको हम लोग छोड़ के आगे बढ़ेंगे, स्किप करके आगे बढ़ेंगे। हर एक पॉइंट को 0 पॉइंट जो है ना हम काम करते रहेंगे और हमारा एक्सरसाइज जो है ना सिंपली खत्म होते जाएगा। ठीक है। तो RHS मतलब किसका, किसी दोनों त्रिभुज के अगर 90 डिग्री, अगर एक कोण अगर 90 डिग्री है, बीच का उसका हाइपोटेनियस है और साइड अगर इक्वल है, तो हम कहेंगे RHS सर्वांग समता से क्या हो जाएंगे, वो दोनों त्रिभुज जो है ना वो सर्वांग सम हो जाएंगे। तो ये है त्रिभुज की सर्वांग समता की कितनी कसौटियां है, तो 5 कसौटियां है। अगर ये पांचों कसौटियां में से किसी एक कसौटी को अगर वो फुलफिल करता है दोनों त्रिभुज, तो हम कहेंगे वो दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, उस सर्वांग समता से वो क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। ठीक है। तो अगर इतना बात समझ में आ गया, तो चलिए अब आपका करते हैं क्या है, अब आपका 6.1 जो है ना हम लोग प्रश्नावली करते हैं। चलिए अब करते हैं 6.1 प्रश्नावली करने के लिए। तो यहाँ तक जो है आपका जो त्रिभुज की सर्वांग समता है, यहाँ तक जो है आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। यानी अब यहाँ से इतना कॉन्सेप्ट आपका बिल्डअप हो गया है कि आप यहाँ से 6.1 प्रश्नावली को कर सकते हैं। वैसे जैसे कि ये वीडियो काफी बड़ा हो गया है, लगभग 50 मिनट्स का हो गया होगा। ठीक है। तो ज्यादा और अगर हम 6.1 प्रश्नावली को करने लगे तो जो है ना बहुत बड़ा हो जाएगा और शायद आपको देखने में काफी परेशानी होने लगेगी, क्योंकि 50 मिनट्स का वीडियो है, देखने में काफी प्रॉब्लम होगा। ठीक है। फिर भी वो स्टूडेंट, बहुत सारे स्टूडेंट है जो देख सकते हैं, लेकिन उसमें से भी कुछ ऐसे विद्यार्थी हैं, स्टूडेंट हैं, जो कि उनको देखने में परेशानी होगी। ठीक है। क्योंकि उतना उनका स्टेमिना नहीं है कि वो बैठ के जो है ना एक बार में 50 मिनट का वीडियो देखें। ठीक है। तो फिर जो है ना अगले वीडियो के माध्यम से जो है ना हम लोग 6.1 प्रश्नावली को हम कर लेंगे। ठीक है। फिर मिलते हैं अगले क्लास में अगले वीडियो के साथ। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा है, बात समझ में आ रही है, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होते जा रहे हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए, ताकि वो लोग भी क्या कर सके, इस आसानी से मैथमेटिक्स को कर सके। ठीक है। फिर मिलते हैं अगले क्लास में अगले वीडियो के साथ। थैंक यू।